हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब सही होंगे और आप लोगों का पेपर भी आज मुझे लगता है बहुत अच्छा गया होगा। खासकर जिन बच्चों ने इस पेपर को बहुत अच्छे से किया होगा, उम्मीद है 95 प्लस नंबर 100% आने हैं और 100 अपॉन 100 भी काफी बच्चों के दिखने वाले हैं इस बार। ठीक है, इससे आसान पेपर मैंने अभी तक नहीं देखा है। इस बार पेपर बहुत ज्यादा आसान आ रखा है आप लोगों का, बहुत आसान। मतलब 1.5 घंटे में पेपर आसानी से सॉल्व हो सकता है पेपर। तो आइए शुरू करते हैं। आपने क्या क्या करा और मैं किस हिसाब से आपको आंसर कराने वाला हूं, आप सब उस चीज को अच्छे से देखें और अपने नंबर देख सकते हैं कि आपने कितना करा होगा। तो ध्यान से देखें, मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें आपने इंस्ट्रक्शंस तो पढ़े होंगे कि कौन कौन से एक एक नंबर के हैं, दो दो नंबर के, चार चार नंबर के हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एक नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, देखो, मैंने कल परसों में एक वीडियो बनाई थी फर्स्ट बुक के लिए। तो उसमें भी आपके मैंने बताया था कि आपका देखो भाई, डोमेन को डोमेन से क्वेश्चन जरूर आएगा। देखो ध्यान से, आपका रेंज और डोमेन से क्वेश्चन देखो कितना इजी है। टेन इनवर्स माइनस का रूट थ्री है। मैंने आपको नोट बताया था कि एक साइन का उल्टा कॉसेक और एक टेन, ये तीनों में अगर इनवर्स में माइनस में आता तो आंसर माइनस में ही होगा। तो मेरा आंसर ये नहीं हो सकता प्लस का, ये आंसर नहीं हो सकता। मेरा आंसर बचे दो। अब देखो रूट थ्री है तो आपको टेन का टेबल याद होना चाहिए। तो रूट थ्री कितने में आता है? आपका 60 डिग्री, यानी कि पाई बाई थ्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, मैंने आपको कहा था टेबल याद करके चले जाना। और उसी से देखो एक क्वेश्चन मैंने कहा था 100% आएगा, और देखो क्वेश्चन आया है वहां से। आप वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको क्वेश्चन दिखेगा वहां पे। मैंने कहा था कि कर लेना, आएगा 100%। तो 60 डिग्री इसका आंसर है, माइनस का आ गया आंसर। अगला वाला देखो, मैंने कोटी वाला भी आपको बताया था उस दिन। यहाँ पर देखो कितने रो दिख रहे हैं आपको? दो रो। ठीक है, तो ये तो और पहले नंबर पर हमेशा क्या होता है? रो। तो ये तो हमारा हो नहीं सकता, ये हमारा हो नहीं सकता। बचे ये दोनों के दोनों। और कितने कॉलम है? एक दो तीन चार, चार कॉलम है। तो ये आंसर गलत, ये आपका आंसर सही हो गया। ठीक है, और अगर और आगे बढ़े तो ध्यान से देखो, कॉस रूट एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष बहुत आसान है। ये भी मैंने आपको सिखाया था, देखो होगा वीडियो में, जरूर देखें। कॉस का पहले करना है आपने साइन, तो साइन इसमें भी है, साइन इसमें भी है, सब में साइन है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन माइनस का साइन होता है, तो माइनस इसमें नहीं है। ये आंसर आपका गलत है, तीनों में माइनस है। आगे देखते हैं। और रूट एक्स का फिर करोगे तो कॉस का तो साइन हो गया, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर आ गया। एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूं। देखो आगे, आगे अगर मैं आपको बात करूं, ये भी देखो वृत्त वाला मैंने कहा था आपको जरूर पढ़ के जाना। देखो यहां से भी एक क्वेश्चन आ चुका है। वृत्त की त्रिज्या 6 है, आर के सापेक्ष क्षेत्रफल परिवर्तन की दर। तो भाई क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर के सापेक्ष डी अपॉन डी आर बराबर क्या होगा? 2 पाई आर। आर की जगह कितना दे रखा आपको? 6, तो 6 दूनी 12, तो ये आपका 12 पाई आंसर। कितना ईजी है देखो। अगला वाला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर को आप खोलोगे 1/कॉस स्क्वायर में, और कॉसेक स्क्वायर को खोलोगे 1/साइन स्क्वायर में। तो साइन स्क्वायर सबसे ऊपर जाएगा, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स, जिसका समाकलन नहीं हो सकता। तो हम इसको चेंज करेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स हो जाएगा, वन का एक्स हो जाएगा, यानी कि टेन एक्स माइनस एक्स, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, ये प्रतिस्थापन वाला ये भी कराया था मैंने आपको, सारी चीजें वीडियो में मिलेंगी आपको। देखो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को अगर आप टी मानते हो तो क्या गायब हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। लेकिन थ्री भी आएगा, एक्स क्यूब का थ्री, तो थ्री अपॉन में चला जाएगा। तो अपॉन में थ्री केवल दो जगह है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो ये दो आंसर नहीं है। ठीक है, बचा क्या हमारा? ये आपका सब्स्टिट्यूशन विस्थापन विधि वाला है, प्रतिस्थापन विधि। तो पावर तो एक्स क्यूब थी यहाँ, और यहाँ एक्स स्क्वायर, ये नहीं हो सकता, तो एक्स क्यूब वाला ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़े, यहाँ पर बोल रहा है कि यदि एक रेखा के द्विक अनुपात अगर ये है तो इसके द्विक कोसाइन क्या होंगे? तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, द्विक अनुपात अगर आपको ए बी और सी दे रखे हैं, आपको द्विक कोसाइन निकालने हैं, तो कैसे निकलता है? तो एल बराबर निकलता है आपका ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। एम निकलेगा आपका बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, और एन बराबर निकलेगा आपका सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एबीसी क्या आपका 18, 12 और माइनस का 4। तो माइनस 18 का स्क्वायर कितना होगा भैया? तो माइनस 18 का स्क्वायर होता है आपका 324, प्लस 12 का होता है 144, प्लस 4 का माइनस 4 का होगा 16, और रूट लगा देंगे। तो ये जब आप प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 300 और एक 400,
44 और 6 50 और 10 60 70 80 484, जो कि इसका होता है 22 का। तो 22 इसके नीचे भी आएगा, 22 इसके नीचे भी आएगा, 22 इसके नीचे भी आएगा। सबको डिवाइड कर दोगे, काटेंगे तो देखो 9 2 से 9 2 से 11, तो 9/11 वाला मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ये वाला है एक ये वाला है। तो 6 इधर भी 6 इधर भी 6 सही है भी। और तीसरे वाले की बात करते हैं, यहाँ पर माइनस का 4 है, लेकिन यहाँ पर माइनस का 4 ऐसा कैसे, जबकि कटेगा 2 दूनी 4 2 एकम 2, तो आंसर आपका आ जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, तो आप देख लेना, बहुत आसान है। लास्ट वाला जो इस पेज में क्वेश्चन है, 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण में व्यापक हल। व्यापक हल यानी कि एक जनरल सॉल्यूशन होता है। तो जनरल सॉल्यूशन में मतलब आप देखोगे जितनी बार वो डिफरेंशिएट हो रखा है उसमें उतने ही कांस्टेंट होते हैं। तो 3 कोटि का है तो मतलब 3 बार इसको डिफरेंशिएट करा होगा, तो इसमें 3 कांस्टेंट होंगे। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट देखो कितनी जल्दी हो रहा है, मतलब इनमें तो टाइम लगना ही नहीं था आपका। अगर किसी बच्चे ने टाइम लगाया तो भाई बेवकूफी वाले काम करे उसने, मतलब पूरे साल भर पढ़ा ही नहीं है। अब जैसे यहाँ पर अभिकथन कारण वाले हैं, देखो ए आपको आई प्लस टू जे दे रखा, बी आपको टू आई प्लस जे दे रखा, तो बोल रहा है मॉड इक्वल टू मॉड बी। मॉड कैसे निकलता है, अंडर रूट, जैसे आई के साथ 1 तो 1 का स्क्वायर, जे के साथ 2 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि अंडर रूट कितना आ गया 5 आ गया। ऐसे बी वाले का 2 का स्क्वायर 4, जे का 1 2 4 और 1 5, तो दोनों का 5 5 आ रहा है, तो मॉड इक्वल टू मॉड बिल्कुल सही बोल रहा है, असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन क्या बोल रहा है, ए व सदिश बी बराबर सदिश है, बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। कैसे है बराबर, देखो यहाँ आई के साथ 1 है, वहां आई के साथ 2 है, यहाँ जे के साथ 2 है, वहां जे के साथ 1 है, तो बराबर सदिश नहीं है, तो आपका रीजन गलत है। तो असर्शन सही, रीजन गलत, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, इसके लिए आंसर आ जाएगा। अगला है जेड टू जेड में एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3 है। तो जब आप 2x माइनस 3 की बात करोगे तो एकेकी और आच्छादी फलन होता है, तो ये एकेकी और आच्छादक भी होगा, आप इसको प्रूफ कर सकते हो, ये एकेकी और आच्छादक दोनों होगा। और नहीं नहीं, आच्छादक में दिक्कत आएगी, कुछ नंबर छूट जाएंगे, तो केवल एकेकी होगा, आप देख सकते हैं केवल एकेकी होगा, तो इसका असर्शन गलत बोल रहा है। और एक फलन एकेकी आच्छादी होता है यदि वह एकेकी और आच्छादी दोनों होता है, रीजन तो बिल्कुल सही है, लेकिन असर्शन उसने गलत दे दिया। ठीक है, आगे बढ़े। x बराबर a sec थीटा, y बराबर b tan थीटा। देखो मैंने कहा था टी वाले या थीटा वाले जैसे भी आएंगे आपको dy अपॉन dx निकालने के लिए आएगा, तो कर लेना, देखो कितना आसान आ रखा है। अगर मैं dx अपॉन d थीटा निकालूं तो a sec थीटा का होगा, a sec थीटा का sec थीटा और tan थीटा होगा। अगर मैं dy अपॉन d थीटा निकालूं तो b अपनी जगह tan थीटा का क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा। अब मुझे क्या निकालना है, dy अपॉन dx, तो x वाले से y वाले को डिवाइड करेंगे, तो ऊपर तो आपका रहेगा, ऊपर आपका क्या रहेगा, ऊपर रहेगा आपका dy और नीचे रहेगा dx बराबर b sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा tan थीटा। तो एक sec से एक sec कैंसिल, तो b अपॉन a, और ऊपर क्या बचा आपका, ऊपर बचा आपका sec थीटा और नीचे बचा आपका tan थीटा। तो sec थीटा बराबर क्या, b अपॉन a अपनी जगह पे, sec थीटा बराबर क्या होता है आपका, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, b अपॉन a। सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, और तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या बचा, कॉसेक थीटा, तो b अपॉन a कॉसेक थीटा इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट y बराबर साइन एक्स प्लस ए की पावर 2x का द्वितीय अवकलज ज्ञात कीजिए। तो इसका तो भाई देखो बड़ा आसान है, इसको भी मैं ही कर देता हूँ। क्वेश्चन है y बराबर साइन एक्स प्लस ई की पावर 2x, इसका द्वितीय कोटि का अवकलज। तो पहले पहली बार करो, तो dy अपॉन dx बराबर साइन एक्स का cos x e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का इंटू 2। फिर दोबारा करो इसका, तो क्या होगा, cos x का माइनस का साइन एक्स, 2 अपनी जगह पे 2, और e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का फिर से 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा 4। ये आपका द्वितीय कोटि का अवकलज हो गया, खत्म, सिंपल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, समाकलन करने इसका, देखो इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं है, 7.1 का क्वेश्चन है, आप देख लेना, बहुत आसान है। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो पहले, तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स माइनस 2a और b, तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स माइनस 2 का 2x प्लस
सी। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसका देखो व्यापक हल निकालना है, तो ध्यान से देखो, x वाला और y वाला बिल्कुल अलग अलग हो रखे हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से dy को यहीं रहने दो और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर के साथ क्या ले जा लो आप, dx लेके चले गए। अब क्या होगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर आएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई और बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका dx। इंटीग्रेट कर दो, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन 1 tan इनवर्स y इक्वल टू 1 का एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस सी, ये इसका आंसर खत्म। अगला, a बराबर आपको 2i प्लस 3j प्लस 4 के देर का इसके द्विक कोसाइन निकालना है, तो सेम वही फंडा है, i के साथ j के साथ k के साथ जो है इनका रूट निकाल लो, तो ऐसे करके अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो भी आएगा उससे 2 को 3 को 4 को सबको डिवाइड कर देना, आपके आंसर आ जाएंगे। सेवंथ क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन बी निकालना, तो सबको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन बी बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना दे रखे हैं, 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ b 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 अपॉन 1/2, यानी कि सीधा सीधा 2/3 आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने थे, बहुत आसान है, देख लो अभी तक एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हुआ है, नॉर्मल है। y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स और y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ था, नॉर्मल ग्राफ बना देना था। आपको नॉलेज होना चाहिए कि कॉस एक्स का टेन इनवर्स एक्स का कैसा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ बना लेना, नॉर्मल है इसका भी। आगे अगर मैं बात करूं, वो बोल रहा है कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसका फलन ये वर्धमान है। तो भाई सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन उतारना पड़ेगा, वहां पे मैं उतार देता हूँ, देखो इसको मान लो आप एफ एक्स मान लो, क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूँ इसमें से, क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर माइनस का 2x³ माइनस का 9x² माइनस का 12x प्लस का 1। अरे सॉरी यार, कहाँ चला गया मैं, सही से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, माइनस का 2x³ माइनस का 9x² प्लस का 12x और प्लस का 1, ये क्वेश्चन है। तो भाई वर्धमान और ह्रासमान के लिए सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो, -6x² माइनस का 18x और प्लस का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। फॉर इंटरवल, अंतराल के लिए एफ डैश एक्स को किसके बराबर रखेंगे हम, 0 के बराबर, तो जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो माइनस का 6x² माइनस का 18x प्लस का 12 इक्वल टू 0 कर दो। एक काम करो, सब में से 6 कॉमन और माइनस कॉमन लेके 0 के बराबर फेंक दो, तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा x² माइनस का प्लस का हो जाएगा ना 3x और माइनस का 2 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करने पर 2 और प्लस करने पर 3, तो ये हो जाएगा आपके क्या पेयर हो जाएंगे, 2 एकम 2 और 1, 2 एकम 2 हो गया, और प्लस करने पर कितना, माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 3। क्या ये पेयर बन रहा है, 6 गलत तो नहीं करा मैंने कहीं पे, 6 हो गया, 6 3 18, 6 दूनी 12, ठीक है, ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, लेकिन ये माइनस का हो गया, तो माइनस करने पर 3 मल्टीप्लाई करने पर 2, निरंतर वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसका फलन वर्धमान है। तो इसका तो यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 एकम 2 प्लस होना चाहिए, यहाँ पर मैंने कुछ तो गड़बड़ करा है कहीं, अच्छा -12x था ना पहले, ये क्वेश्चन में माइनस का 12x था, सॉरी, तो अब जाके ये प्लस हो जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई करने पर 2 प्लस करने पर ये, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -1। तो आप अंतराल कैसे बनाओगे, ऐसे मैंने बताया था आपको, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में लाइन खींच दो, पहले आपका -1 -2 आएगा, फिर -1 आएगा, तो अंतराल क्या क्या बन गए, -इन्फिनिटी टू -2, -2 से -1
और -1 से इन्फिनिटी, ये 3 अंतराल बनी है। तो आप तीनों में एक-एक करके वैल्यू पुट करते जाओ एफ डैश एक्स में। अगर नेगेटिव आता है तो वो ह्रासमान देगा, अगर जिसमें पॉजिटिव आएगा तो क्या देगा, वर्धमान। आराम से पता चल जाएगा कि आपका कौन सा वर्धमान है, कौन सा ह्रासमान है। तो इजी क्वेश्चन था ये भी। अब जो है अगला क्वेश्चन, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो भाई, इसका भी आपको पता रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी चलो कर ही देते हैं इसको भी, कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। तो ये मान लो आई बराबर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका √3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि जैसा हम इंटीग्रेशन करते हैं तो देखो ये आपका कहीं ना कहीं 7.7, हाँ 7.7 का क्वेश्चन है। लेकिन एक्स स्क्वायर कभी माइनस में ना हो तो आप माइनस क्या ले लो, थोड़ी देर के लिए कॉमन, थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का क्या हो जाएगा 3। अब बीच वाले टर्म को आप 2x को 2ax के बराबर रखो, x x कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई 1, क्योंकि 2 से भी 2 कैंसिल हो जाएगा। अब करना क्या है आपने, a के स्क्वायर को x वालों के साथ तो आप ऐड कर दो और कांस्टेंट के साथ आप माइनस कर दो। तो यहां से लेकर यहां तक आपका बन जाता है ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर। लेकिन जब आप इस वैल्यू को यहां पर इसके अंदर डालोगे तो बाहर माइनस है, तो इस माइनस वाले को प्लस कर देगा और ये प्लस वाले को माइनस। तो फाइनली जो मेरा आई बनेगा वो बनेगा √1 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फॉर्मूला शायद से इसका होता है x अपॉन 2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला अगर कुछ गलती होगी तो देख लेना, वैसे तो फॉर्मूला यही होता है। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये 2 नंबर में। तो आगे अगर बढ़े तो बोल रहा है कि a दे रखा है, b दे रखा है, c दे रखा है। तो सदिश 2a माइनस b प्लस 3c के समांतर एक मात्रक सदिश। देखो मात्रक सदिश कैसे निकालते हैं, पहले आप a की जगह पे a रखो, b की जगह पे b रखो, c की जगह पे c रख दिया, 2 से a के साथ गुणा माइनस b ऐसी प्लस c में 3 से गुणा। फिर आप सबको जो प्लस माइनस हो रहा है प्रॉपर सॉल्व कर लो। प्रॉपर सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, आपका इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी। पहले आप इस पूरे की वैल्यू निकालोगे, आ जाएगी, और इसको थोड़ी देर के लिए मैं मान लूंगा लेट, जो भी आएगा इसको मैं डी मान लूंगा, वेक्टर डी मान लूंगा। ठीक है, डी मान लिया। अब मुझे इसके समांतर मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो मात्रक सदिश ज्ञात करने का तरीका क्या है कि आपके पास, जैसे मान लो डी मान लिया आपने इसको, तो डी के ऊपर क्या आ जाएगा कैप, मतलब डी का मात्रक सदिश बराबर, तो जो आपके पास डी है उसको उसके मॉड मान से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो पहले आप इसकी वैल्यू निकालोगे, जो भी वैल्यू आएगी उसका मॉड वैल्यू निकालोगे, फिर उस मॉड वैल्यू से इस पूरे को डिवाइड कर देना, आपका मात्रक सदिश आ जाएगा। 2 नंबर कहीं नहीं गए इसमें भी। ठीक है, अब देखो बच्चों को लगता है कि ये वाला क्वेश्चन नया है शायद, तो भाई देखो थोड़ा सा आदत डालनी पड़ते नए क्वेश्चन करने की। आप लोगों को लगा कि भाई बाहर से क्वेश्चन है, ऐसा है वैसा, बाहर से क्वेश्चन देखो कभी होता नहीं है। तो पहली बात यहां पर देखो ध्यान से करते हैं। देखो, एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में टोटल 1000 वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया, टोटल 1000 वैज्ञानिकों ने। ठीक है, तो 1000 वैज्ञानिक है टोटल यहाँ पे, तो यहाँ मैं लिख देता हूं टोटल वैज्ञानिक, कुल वैज्ञानिक बराबर 1000, कुल वैज्ञानिक 1000 है। आगे, जिनमें 400 वैज्ञानिक एशिया के हैं, एशिया के वैज्ञानिक, एशिया के वैज्ञानिक बराबर 400, और उसमें से 80 भारत से हैं। तो एशिया में भारत भी आता है, तो भारत के जो वैज्ञानिक हैं वो कितने हैं, 80 है। ये मैंने डाटा उठा लिया। आगे देखते हैं, क्या प्रायिकता की यदृच्छा चुना गया एक वैज्ञानिक भारत से है। मतलब आपको निकालने की जो वैज्ञानिक चुना, देखो 1000 लोगों में से चुना होगा वैज्ञानिक कहीं ना कहीं, तो टोटल में से जो एक आदमी आपने चुना, अब वो आदमी भारत का है, वो वैज्ञानिक भारत का है, इसकी आपने प्रायिकता निकालनी है। और यदि यह ज्ञात है कि चुना गया वैज्ञानिक एशिया से है, तो समझ रहे हो आप लोग, कहने का मतलब
आपको निकालना है कि चुना गया वैज्ञानिक भारत का है, उसकी प्रायिकता निकालनी है, लेकिन यह ज्ञात है कि वह चुना गया वैज्ञानिक क्या है, एशिया से है। तो यह आपकी सह प्रतिबंधित प्रायिकता, क्योंकि एक चीज आपको दे रखी है और दूसरे की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया है बच्चों कि जिसकी प्रायिकता निकालने का काम करो उसको ई मान लो, माना घटना ई। क्या चुना गया वैज्ञानिक भारत का है, चुना गया वैज्ञानिक क्या है, भारत का है। और नंबर ऑफ ई बराबर कितने हैं भाई, टोटल 80 है। भारत के वैज्ञानिक कितने हैं, टोटल 80 है। ठीक है, एफ मान लो वैज्ञानिक कहां का है, एशिया का है। वैज्ञानिक एशिया का है तो नंबर ऑफ एफ कितने हैं टोटल, 400। तो एक बात उसने बोला कि यह ज्ञात है कि वैज्ञानिक, देखो ध्यान से, उसने बोला यदि यह ज्ञात है कि चुना गया वैज्ञानिक एशिया से है, ये ज्ञात है, तो इसकी तो प्रायिकता निकाल दो डायरेक्ट वाली, ये तो ज्ञात है आप लोगों को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आएगा, 400 बट्टे टोटल कितने हैं, 1000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5 आ गया। ठीक है, आगे अब वो बोलता कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, किसकी, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुना गया व्यक्ति क्या है, भारत से, तो भारत से चुने गए की प्रायिकता ही निकालनी है। तो यानी कि आपको प्रायिकता ऑफ ई निकालना है, लेकिन कब, जब यह ज्ञात हो कि वह कहां का है, एशिया का है, तो ई अपॉन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो आपने निकाल दिया, कितना, 2/5। लेकिन ई इंटरसेक्शन एफ नहीं निकाला, कोई नहीं, यहीं पे निकाल देता हूं मैं। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो देखो एशिया में टोटल 400 लोग हैं, उसमें से भारतीय कितने हैं, 80। तो 80 लोग भारतीय हैं, लेकिन वास्तव में है तो एशिया के अंदर ही भारत भी, तो कॉमन कितना आएगा, 80। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना आएगा, 80/1000। कितना आएगा, 80/1000, जीरो से जीरो कैंसिल, काटोगे अगर आप तो ये कटेगा 4 दूनी 8 और नीचे आ जाएगा 25। तो यहां पर आप इंटरसेक्शन रख दोगे 2/25, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 25 5 बार, तो आगे आपका आंसर 1/5, ये इसका आंसर हो गया। तो देखो भाई कॉमन कैसे निकाला मैंने, ई कहता है भारतीय, एफ कहता है एशिया, तो भाई एशिया के अंदर ये मान लो एशिया है जिसमें टोटल 400 लोग हैं, और एशिया के अंदर ही तो भारत भी तो आता है, और भारत में कितने लोग हैं, 80। तो टोटल में से अगर कॉमन निकाला जाए तो 80 तो आएंगे बाहर, तो ये इसका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बच्चे पता नहीं क्यों टफ बोल रहे हैं। जहां तक मैंने सुना था बच्चे बोलते बाहर से क्वेश्चन, अरे भाई मूर्खों, बाहर से नहीं आता है क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एक एक और आच्छादक एफ एक्स बराबर ये रहा, तो हमें निकालना है एक एक और आच्छादक। तो देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर क्वेश्चन है x-2/x-3। एक के लिए चेक करते हैं सबसे पहले, लेट f(x1) बराबर x1-2/x1-3, ऐसी f(x2) x2-2/x2-3, दोनों को इक्वल कर दो। फॉर किसके लिए, एक के लिए, f(x2), तो x1-2/x1-3 इक्वल टू x2-2/x2-3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जब सॉल्व करोगे तो पहले x1 की मल्टीप्लाई x2 से करोगे तो क्या आएगा, x1 इंटू x2, फिर x1 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 से, तो माइनस का 3x1, फिर -2 की बारी, माइनस का 2x2 और माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू में इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो। पहले x1 की मल्टीप्लाई कर दो आप दोनों के साथ, तो x1 इंटू x2, x1 x2, x1 इंटू -2x1, ठीक है, फिर -3 की बारी, माइनस का 3x2 और माइनस माइनस प्लस 6, इधर भी 6 इधर भी 6 कट गया, x1 x2 इधर भी है, x1 x2 इधर भी कट गया। अब इधर बचा माइनस का 3x1, इधर से 2x1 इधर लाके प्लस का 2x1 कर दो,
इक्वल टू, यहाँ बचा माइनस का 3x2, उधर से माइनस का 2x2 इधर लाके क्या कर दो प्लस का 2x2, माइनस का 3x1 प्लस का 2x1, x1 माइनस का बराबर माइनस का 3x2 प्लस 2x2 माइनस का x2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2, अतः फलन एक एक ही है। जब x1 x2 आ जाता है तो फलन क्या आ जाता है, एक एक ही। आज छात्रक के लिए देखो, लेट fx इक्वल टू क्या मान लो y, तो y बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो y के फॉर्म में, x की वैल्यू, तो इधर मल्टीप्लाई होगी तो y इंटू एक्स वाई एक्स माइनस 3y बराबर x माइनस 2, अब दोनों x एक तरफ कर दो, और माइनस का 2 y माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, और प्लस का माइनस 3y माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस का 2, दोनों में से कॉमन x अंदर y माइनस 1 बराबर 3y माइनस 2 अपॉन 3y माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अब x की वैल्यू x की जगह पर रख दो तो y वास्तव में आना चाहिए, तो देखते हैं, तो fx बराबर x की वैल्यू निकल के रख दो, इस क्वेश्चन में x की जगह x की वैल्यू रख दो तो y के बराबर आना चाहिए, तो 3y माइनस का 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 3y माइनस का 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस का 3, एलसीएम जब लोगे तो ऊपर y माइनस 1 से y माइनस 1 कैंसिल, तो 3y माइनस 2, अब क्या करना है माइनस 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2y प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 3y माइनस 2 माइनस का 3y और प्लस का 3, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, 3y माइनस वाई वाई अपॉन 3y से 3y कैंसिल, माइनस का 2 प्लस का 3 1, तो सीधा सीधा बोलो तो fx किसके बराबर आ गया y के बराबर, अतः फलन आच्छादक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो भाई बड़े इजी थे, आपको कर लेना चाहिए था, 4 नंबर है भाई, 4 नंबर कहाँ जाएंगे। ठीक है आगे देखते हैं 4 नंबर, देखो भाई कितना इजी क्वेश्चन, ये तो आप लोग ही कर सकते हो, इसको कराने की जरूरत नहीं है। देखो आपको सब कुछ दे रखा, आपको प्रूफ करना है, और प्रूफ करने वाले क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग सबसे आसान होते हैं, मुझे सबसे आसान लगते हैं, क्यों, क्योंकि जो जो मुझे करना है वो सारे के सारे स्टेप इसमें दिए रहते हैं, इसमें कुछ हट के नहीं करना होता। आगे जाते हैं 15th क्वेश्चन में, देखो 15th क्वेश्चन जो है आपका 5 fx इक्वल टू ये दे रखा है आपको, संतत है या नहीं आपको चेक करना, तो देखो इसके बड़ा आसान है, x डज नॉट इक्वल 0 है, ये x डज नॉट इक्वल 0 ये वाला है, तो मैं कह सकता हूं आपका लेफ्ट भी यही होगा और राइट भी यही बनेगा, तो आप लेफ्ट और राइट यही कर सकते हो। आप क्या करोगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड अगर लिमिट लेते हो तो लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, माइनस दिखा दो लेफ्ट के लिए, ये भी मैंने आपको बताया था, और एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो x की जगह आप जब 0 रखोगे तो 0 इंटू साइन 1 अपॉन 0 आएगा, और 1 अपॉन 0 का मतलब इन्फिनिटी, तो साइन की वैल्यू कुछ भी हो 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 ही तो देगा, खत्म। फिर ऐसी राइट हैंड लिमिट जब आप करोगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस दिखा देना, और fx बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx वही वाला उतरेगा साइन 1 अपॉन एक्स, सेम वही 0 रखोगे तो 0 इंटू साइन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस 1 टू 1 कुछ भी आएगी, तो 0 इंटू 0 क्या होगा 0 ही होगा सब कुछ, तो और f डायरेक्ट 0 भी कितना आ रहा है 0 ही आ रहा है, तो तीनों चीजें बराबर है, तो अतः ये फलन क्या है संतत है, आराम से 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। और अगर किसी बच्चे को ये डाउट है तो देखो ये वाला क्वेश्चन कितना इजी है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आप इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो एक बार, फिर एक बार और डिफरेंशिएट, कैसे पता चला, क्योंकि प्रूफ करने वाला है, इसमें आपको देखो डबल डेरिवेटिव दिख रहा है, बहुत आसान है, डबल डेरिवेटिव दिख रहा है, तो आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, दूसरे वाले में से y माइनस बी की वैल्यू निकाल लो, उसको आप पहले वाले में रख दो तो वहां से x माइनस ए निकलेगा, और दोनों की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रख दो, आपका ये आंसर अपने आप आ जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन। अब 16th क्वेश्चन, ये वाला मैं आपको करा देता हूँ, देखो क्योंकि बहुत डाउट हो सकता है बच्चों का इसमें, क्या हो गया, देखो करा देते हैं वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहा, 1 to 4
मॉड x माइनस वन प्लस मॉड x प्लस टू और प्लस मॉड x माइनस थ्री। ये आपने क्वेश्चन करना है। ये मैं हमेशा बच्चों को बताता था कि मॉड वाला एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा और 100% फंसेगा, और देखो फंस ही गया। अगर मुझे इसको करवाना है तो देखो लिमिट 1 to 4 है, तो जाहिर सी बात है अब हम क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को 0 के बराबर रख के देखेंगे। देखो अगर मैं, चलो मैं इनको ऐसा कर देता हूँ, 1 to 4 मॉड x माइनस वन डी एक्स प्लस 1 to 4, ये हो जाएगा आपका मॉड x प्लस टू डी एक्स प्लस 1 to 4 मॉड x माइनस थ्री डी एक्स। तो किसी बच्चे को अगर ये डाउट है कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन मैं कैसे करूँ, तो आप सेपरेट कर दो, क्या दिक्कत है। तो देखो यहाँ पर अगर x इक्वल माइनस वन इक्वल टू जीरो रखोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, 1 तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, x का एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस वन का हो जाएगा माइनस एक्स, और लिमिट 1 to 4 प्लस, अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस टू, प्लस टू ही था ना क्वेश्चन में, हाँ। तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस टू। लेकिन ध्यान दो माइनस टू 1 और 4 के बीच में नहीं आता, यानी कि माइनस का 2 डज नॉट बिलोंग्स टू 1,4, तो आप इसको भी डायरेक्ट कर दो। तो x का एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस टू का 2x और लिमिट 1 to 4 प्लस, उसके बाद इसकी बारी आई तो x माइनस थ्री को 0 के बराबर रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3, और 3 जो है आपका वो बिलोंग करता है 1,4 को, तो रख देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका, पहले ये आएगा इंटीग्रेशन, ये स्टेप इससे पहले करना है, मैं तो आपको शॉर्टकट करा रहा हूँ। 1 से शुरू हो रहा है देखो, प्लस खत्म किस पे हो रहा है, 4 पे, तो शुरू 1 से खत्म 4 पे, बीच की लिमिट क्या आ रही है, 3, तो 3 बीच में डाल दो। पहला वाला किस में लेते हैं हम हमेशा, माइनस में, तो माइनस एक्स माइनस थ्री, और दूसरा वाला प्लस में ले लोगे डी एक्स। तो माइनस, एक काम करो इसको आप, सॉरी, इसको आप एक काम करो, माइनस में लेते हैं तो आप एक काम करो ना, माइनस अंदर भेजोगे तो एक्स माइनस का हो जाएगा, थ्री प्लस का हो जाएगा। तो देखो ये क्या मशीन चला दी यार लोगों ने, बंद कराओ तो जरा वाला मशीन, चलो रहने दो, छोड़ो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा आपका थ्री प्लस का हो जाएगा, एक्स माइनस का हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। लिमिट रख देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस इतना तो क्वेश्चन था आपको। देखो 4 नंबर भाई मायने रखता है, 4 नंबर। अथवा में आप कर सकते थे, अगर ऊपर वाला नहीं कर सकते तो, ऊपर वाला तो और आसान था वैसे तो। चलो देखो, अच्छा अथवा में तो इसका ये रहा, अथवा में जैसे ये रहा, अथवा में करना चाहते हो कर सकते हो। मुझे लगता है इसका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स कर देना, तो ये हो जाएगा 90 कॉट एक्स का हो जाएगा 10x, आप सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक। अपर लिमिट वो नहीं होता जीरो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स वाला, जिसमें हम क्या करते हैं, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, कुछ इस तरीके से करते हैं, तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो ऊपर वाला तो सबसे बेस्ट है भाई, बहुत ईजी है। अब 17 क्वेश्चन बोल रहा है कि x इक्वल टू जीरो और 2 पाई के मध्य वक्र y इक्वल टू cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई cos x का क्षेत्रफल, तो cos x का जो ग्राफ होता है वो किस इस तरीके का होता है, cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। ये जीरो हो गया, ठीक है, जीरो से लेकर यहाँ तक ये पाई बाई टू हो गया, ये हाफ एक आधा चक्कर हो गया पाई, ये आपका 270 है यानी कि 3 पाई बाई टू, और ये हो गया आपका यहाँ पर 2 पाई। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया निकालना है, ठीक है। तो आप एक काम कर दो, एक शेड कर दो ऐसे करके। तो सबसे पहले आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो, तो 0 टू पाई बाई टू वाई डी एक्स, तो ए इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू, तो वहां पर क्या था आपका y इक्वल टू कॉस एक्स था, y इक्वल टू कॉस एक्स, तो y इक्वल टू कॉस एक्स और dx इंटीग्रेट कर देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो भी आएगा इनटू क्या कर देना 4, क्योंकि 4 इसमें बटा हुआ, देखो 1 2 3 4, तो लास्ट में क्या लिख देना आप, संपूर्ण क्षेत्रफल। तो संपूर्ण क्षेत्रफल जो आपका आएगा वो आएगा 4 से इंटू करके, जैसे cos x का माइनस sin x आएगा वैल्यू पुट कर देना, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, खत्म। नेक्स्ट
देखो ये 8.1 का क्वेश्चन है, लेकिन ये मिसलिनियस में आप चेक करोगे तो मिसलिनियस में मिलेगा यार। 8.1 में तो इस बार गवर्नमेंट ने कुछ बचा ही नहीं रखा था, सारा तो कैंसिल कर रखा उन्होंने। पता नहीं क्या ही पढ़ाएंगे बच्चों को एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका आ रखा था 4 नंबर का। देखो मतलब इतने आसान आसान क्वेश्चन आ रखे हैं ना, जिनकी कोई हद नहीं है, बहुत आसान। और देखो जैसे वाला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इसमें बोला कि इस बिंदु से जाने वाली और इस रेखा और इस रेखा दोनों पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। अब भाई देखो सदिश समीकरण क्या होता है, R इक्वल टू होता है a प्लस लैम्डा बी। तो a तो आपका पॉइंट से बन जाएगा, यानी कि I प्लस 2j माइनस का 4k, तो a प्लस लैम्डा बी। लेकिन यार b तो है नहीं, b पे आते हैं द्विक अनुपात, वो है नहीं अपने पास, तो ऐसा कर दो b1i b2j प्लस b3k, ऐसा लिख दो। तो मान लें कि इस बिंदु से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ये रहा, लेकिन इनकम्प्लीट है क्योंकि ना तो मुझे b1 पता, ना b2 पता, ना b3 पता, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो उसने कंडीशन दी है कि ये जो रेखा है वो इस पर और इस पर दोनों पर क्या है, लंब। और लंब के लिए सबको पता होना चाहिए, एक वो कंडीशन थी जिसमें आपको बताया जाता था कि द्विक अनुपातों का गुणनफल, यानी जैसे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, ऐसा होता था। तो इसके द्विक अनुपात b1 b2 b3 है। चलो एक काम करता हूँ, यहाँ पे करा देता हूँ। पहले वाले के द्विक अनुपात क्या, देखो पहले वाले के द्विक अनुपात है 3 - 16 और 7, ऊपर सही है। द्विक अनुपात क्या है पहले वाले के, 3 - 16 और 7। और पहले वाले के द्विक अनुपात क्या है, b1 b2 और b3। तो फॉर्मूला वही लगा है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या होता है, 0। इसको मैंने मान लिया, मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड मान लो, क्योंकि फर्स्ट आपका ये हो जाएगा। और आप लिखोगे कि यह समीकरण इस समीकरण पर लंब है, तो लंब के बाद हम ये वाली कंडीशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर अगले वाले के द्विक अनुपात क्या है, 3 8 और -5। 3 इस पर भी लंब है, तो लिख दोगे कि यह रेखा इस रेखा पर भी लंब है, अतः इसके द्विक अनुपात 3 8 और 5। और इसके b1 b2 b3, तो माइनस तो नहीं, तो हम क्या लगा देंगे, प्लस, इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ पर फिर ब्रजगुणन विधि लगा देंगे, बड़ा आसान है। देखो ऊपर हम लिखेंगे b1 b2 b3। b1 को अगर निकालना तो b1 वाले को बंद करके रख दो, b1 वाले को ढक दो, और बचे ये 4, तो मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, तो माइनस का 16 गुणा 5, 16 पंजे 80, माइनस का 80, बीच में आता माइनस, 8 सत्ते 56, कहीं साइन गलत ना ले लियो, 3 - 16 और 7, 3 - 16 और प्लस का 7। अगला वाला है 3 8 और माइनस का 5, माइनस का 5 है यार। ठीक, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर b2 निकालें, तो b2 वाले को बंद कर दो, लेकिन बीच वाले के लिए गुणा इधर से करता हूँ, देखो तिरछी गुणा करते क्योंकि माइनस का लफड़ा होता है, तो 7 तियां 21, और ये हो जाएगा 3 पंजे 15 माइनस का। इस वाले में तीसरे वाले को निकालना है, तो तीसरे वाले को बंद कर दो, इन दोनों की गुणा कर दो, 3 अट्ठे 24, बीच में आता माइनस, 16 तियां 48, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। और देखो यही सेम चीज आप वेक्टर में भी करते हो, यही सेम चीज आप मॉड वैल्यू निकालते हो तब भी करते हो, तो सेम वही है, कोई ब्रज गुणन विधि नई विधि नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका b1 अपॉन 56 और 4 60 70 80 24 माइनस का, ये हो जाएगा आपका 21 में से 15 गए 6, और ये हो जाएगा आपका b3 48 72। तो यहाँ से आप 6 से काट सकते हो, तो 6 से काटोगे तो आपको b1 b2 b3 की वैल्यू मिल जाएगी, और b1 b2 b3 की वैल्यू यहाँ पर रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 4 नंबर ये भी कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अथवा में देखो न्यूनतम दूरी निकालने है तो और भी आसान था, फिर तो सीधा न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला लगाओ, सारी वैल्यू। यार गाड़ी वाले कितना परेशान करते हैं हमें यार, यहीं पे आके हॉर्न मारता हूँ ने भी। तो जैसे यहाँ पर ये है न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, तो फॉर्मूला आप रखोगे, फॉर्मूला क्या होता है,
x1 ऐसे था शायद x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 b1 b2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 और फिर नीचे रूट वैल्यू डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19वां देखो, 5 नंबर के क्वेश्चन आता है। तो देखो भाई 4 नंबर तक भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जहां पर मुझे लगता हो कि भाई आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है। अब जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन आपके एक एक्सरसाइज में भी प्याज वहां शायद से गेहूं चावल वाला था, कोई बात नहीं, प्याज टमाटर वाला भी कर सकते। और ये नहीं करना चाहते तो भाई देखो डायरेक्ट आपको इक्वेशन बना के दे रखा है, और ये मैंने कहा था आपको आएगा 100%। देखो कहा था 5 नंबर में। आप यहाँ से क्या निकाल लो, सबसे पहले ए क्या निकलेगा आपका, ये 2 3 3 और 1 -2 1 3 -1 -2, ये ए आ गया। फिर बी क्या निकलेगा आपका 5 -4 3 और एक्स क्या निकलेगा आपका एक्स वाई जेड। ए से क्या निकाल, सबसे पहला काम है आपको ए इनवर्स निकालना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। जैसे आप ये निकालोगे ए इनवर्स, तो आवी विधि कहता है x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, तुलना कर देना, एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। 5 नंबर इतना इजी, कुछ क्या बोला बच्चे ने, पता नहीं क्या कर रहे हो, तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, बिंदु 0,1 से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको बिंदु दे रखा है 0,1, समीकरण ज्ञात करना है इस वक्र के किसी बिंदु xy पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी कि dy अपॉन dx, x निर्देशांक तथा x निर्देशांक और y निर्देशांक के गुणनफल के योग के बराबर है। प्रवणता जो है x निर्देशांक तथा x निर्देशांक और y निर्देशांक के गुणनफल के योग के बराबर है, सिंपल। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब 3 मेथड थे, एक था सेपरेबल वेरिएबल, एक था समघाती विधि और एक था लास्ट में इंटीग्रेशन फैक्टर। तो मुझे लगता है इंटीग्रेशन फैक्टर ही होगा, देखो क्योंकि y पूरे में केवल 1 है, इधर लेके आ जाओ तो माइनस का xy बराबर क्या हो जाएगा x। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालो, तो इंटीग्रेशन फैक्टर कैसा निकलेगा इसका e की पावर माइनस का x dx, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फैक्टर। फिर क्वेश्चन क्या होता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन फैक्टर और इंटू एक्स dx। इंटीग्रेशन कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। तो क्वेश्चन 5 नंबर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन देके बताओ, और लास्ट में जैसे आंसर आएगा प्लस सी में x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू रख दोगे, आपकी c की वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। और ये नहीं कर सकते तो देखो अथवा में भी और आसान दे रखा, देखो dy के साथ x स्क्वायर है, dx के साथ y स्क्वायर और xy है। देखो इसकी भी पावर देखो 2 है, इसकी भी पावर 2 है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 मिलकर कितनी होगी 2, समघातीय क्वेश्चन है। dy अपॉन dx निकालो, देखो dx उधर भेज दो, तो dy अपॉन dx बराबर माइनस का xy प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, समघातीय फलन है, साफ साफ पता चल रहा है। y इक्वल टू वी एक्स रख देना, पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। 1 और 5 बार बार क्या हो रहा है, 1 और 5 नंबर में क्वेश्चन देखो, आपको बोला है कि ए बी और सी संरेख है और बिंदु बी द्वारा ए सी को विभाजित करने वाला अनुपात। तो भाई देखो क्या ही बोलो इस क्वेश्चन के लिए, 10वें चैप्टर वेक्टर चैप्टर का क्वेश्चन है, और भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं 5 नंबर में। अच्छी भाई, आपको क्या करना है, संरेख के लिए क्या निकालना है, सबसे पहले ए बी निकालना है। सबसे पहले आपने निकालना है ए बी, तो ए बी कैसे निकालोगे, x2 माइनस वाई x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, डिस्टेंस निकाल लोगे। ऐसे क्या निकालोगे बी सी, और ऐसे क्या निकालोगे आप सी या ए सी निकाल लो, निकाल लिया, फिर इनकी मॉड वैल्यू निकाल लो, मतलब वही परिमाण हो गया, ठीक। अगर आपका ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर आ गया तो बिंदु क्या है, संरेख है, और बी किसको डिवाइड कर रहा है, ए सी को, तो आप एक काम करो ए बी अपॉन ए सी निकाल, ए बी अपॉन बी सी निकाल लो, आंसर आ जाएगा। पहले तो आप ए बी बी सी और सी, ए बी बी सी और ए सी निकाल लो। अगर ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आता तो संरेख है, और फिर वो बोल रहा है कि बी ए सी को किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो बी, ये बी है
ये ए है और ये क्या है सी, तो बी किस अनुपात में विभाजित करा, तो ए बी अपॉन बी सी, निकाल लो, खत्म कहानी। या तो डिस्टेंस मेथड से कर लेना या फिर वेक्टर फॉर्म में निकाल लेना, फिर वेक्टर की मॉड वैल्यू निकाल लेना, दोनों तरीके से हो सकता था। 22वां क्वेश्चन देखो, ग्राफ वाला, ये भी कहा था मैंने आपको 100% आता ही आता है। पहला क्या है x प्लस वाई, तो मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, इसका क्या आएगा पॉइंट्स देखो, अगर x 0 तो y 8, y 0 तो x 8, ठीक है। अगर मैं इसमें देखूं 0 0 रखूं तो 8 बड़ा है सत्य ये, ठीक है। इसमें पॉइंट क्या आएंगे इसके आपके, इसके पॉइंट आएंगे आपके x और y के, 0 रखूंगा तो 4 आएगा, 0 रखूंगा तो इधर 4 आएगा। 0 प्लस 0, 0 क्या बड़ा 4 से होता नहीं, ये असत्य है। यहाँ से x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 आएगा, ये सत्य है और ये भी क्या है सत्य है। ये तो पढ़ा ही रखा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ग्राफ जब बनेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, एक तो बनेगा ऐसे, दूसरा बनेगा ऐसे। अब एक है x इक्वल टू 5 और x y इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 लगभग लगभग ऐसे निकलेगा, y इक्वल टू 5 ऐसे ऐसे निकलेगा। अब आपस में सत्य सत्य के अकॉर्डिंग जो भी कॉमन पोर्शन आएगा इनका, उन कॉमन पोर्शन कितने पॉइंट्स के बीच में आ रहा है वो पॉइंट्स आप नोट कर लोगे और उन पॉइंट्स को एक एक करके जेड में रखते जाना, दोनों वैल्यू निकालेंगे, जिसपे मैक्सिमम वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, जिससे मिनिमम मिनिमाइज हो जाएगा, खत्म। इतना इजी क्वेश्चन था ये आपका। 23 क्वेश्चन देखो आपका, 5 नंबर का क्वेश्चन है, देखो प्रायिकता वाला है। एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा कराती है। देखो 2 4 और 6, स्कूटर 2000, कार 4, स्कूटर चालक 2000, कार चालक 4000, ट्रक चालक 6000, टोटल कितने हो गए, 6 4 10 2 12,000, ठीक है। आगे बीमा कराती है, दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्रमशः। अब दुर्घटना तो देखो स्कूटर वाला भी हो सकता है, कार वाला भी, ये भी वाला, तो इसकी प्रायिकताएं दे रखी है। तो बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की क्या प्रायिकता है, मतलब स्कूटर वाले की दुर्घटना हो रही है तो इसकी प्रायिकता क्या पूछ रहा है। तो भाई सबसे पहले आपको बताया जाता है, ये बेज प्रमेय पर थ्योरम, बेज थ्योरम पर आधारित प्रश्न है। आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो दुर्घटना किसी का भी हो सकता है, वो कॉमन हो गया, लेकिन वो कौन सा चालक है वो मेन है। तो आप एक काम करो, लेट माना E1 आप मान लो स्कूटर चालक, E2 घटना आप मान लो कार चालक और E3 घटना आप मान लो ट्रक चालक, ठीक है भाई। तो अब स्कूटर चालक की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा, 2000 है तो 2000 बटे 4000, सॉरी 12000, तो 1/6 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, कार चालक कितने 4000 बटे टोटल कितना 12000, ये आ जाएगा 1/3। फिर ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितने 6000 बटे 12000, यानी कि 1/2, ये सब आगे डाटा। अब माने यहां पर एक घटना आप मान लो ए सच दैट, किसके लिए दुर्घटना होने की, क्योंकि दुर्घटना सबकी हो रही है, दुर्घटना होने की घटना ऐसा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, ए अपॉन E1 का मतलब दुर्घटना होने की प्रायिकता, लेकिन किसकी, तो E1 जो नीचे वो ये दिखा रहा है कि वो स्कूटर चालक होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 क्या दिखा रहा है, दुर्घटना होने की प्रायिकता, लेकिन किसकी, कार चालक की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3 दुर्घटना होने की प्रायिकता, लेकिन किसकी, ट्रक चालक की। तो ये आपको दे रखा डाटा देखो 0.01, 0.03, 0.15, 0.01, 0.03 और 0.15, ये इनकी प्रायिकता दे रखी है। तो आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। आपको निकालना है कि दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है। तो स्कूटर चालक होने की प्रायिकता निकालने यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, लेकिन कब, जब उसकी क्या हो जाती है दुर्घटना, तो ए नीचे आ जाएगा। फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 डिवाइडेड बाय
प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, चलो E1 कर देते हैं पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। आपको सारा डाटा निकाल के दे दिया है, इस पे पुट कर दोगे, आप आंसर जो भी आएगा वो आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन, देखो इतना आसान भाई, मैं तो सच बता रहा हूँ, इस बार जिस बच्चे ने थोड़ा तमीज से पढ़ा होगा, प्रैक्टिस बरकरार रखी होगी, तो 100 में से 100 नंबर लाने वाला पेपर है, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं। इसमें ऐसा नहीं कि कोई बच्चा बोलेगा टाइम नहीं हो रहा, भाई देखो 1.5 घंटे में पेपर सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बड़े क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। और अगर ये नहीं क्वेश्चन कर पा रहे हो तो देखो ये समस्या हल हो जाती है, तथ्य तो कोई करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बताया होगा आपके टीचरों ने भी, मैंने भी बताया था अपने स्टूडेंट को कि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये कर सकते थे आप। अब अगला जो क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन जो 5 नंबर का, देखो इसको मैं आपको करके दिखा देता हूं क्या था। बच्चे डर गए, भैया आपका क्वेश्चन सेम टू सेम, विविध में आप जब जाओगे तो विविध में आपका सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस उसने डाटा बदल दिया है, आयतन बदल दिया और रुपए बदल दिए, क्वेश्चन वही है। तो देखो, एक किसान अपने खेत के लिए एक खुली घनाभ के आकार की पानी की टंकी बनाना चाहता है। जलाशय की गहराई 2 मीटर है। गहराई कितनी रखनी है? 2 मीटर। गहराई है 2 मीटर, यानी कि आप h मान लो इसको, ठीक है। लेकिन लंबाई चौड़ाई हमें नहीं पता, और आयतन कितना दे रखा? 32 घन मीटर पानी जमा करने की क्षमता होनी चाहिए। घन मीटर का मतलब समझ लो मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब किसका मात्रक होता है? आयतन का। तो आपको आयतन दे रखा सीधा सीधा। तो पहले तो आप एक काम करो, माना लंबाई आप x मान लो, चौड़ाई आप y मान लो, और गहराई तो आपको दे रखी 2 मीटर, और आपको साथ में क्या दे रखा? आयतन। तो आयतन कितना दे रखा आपको? 32 मीटर क्यूब। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घन का। घन का आयतन होता है लंबाई घनाभ का, सॉरी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई या गहराई बराबर 32। 2 से काटोगे तो x इंटू वाई बराबर कितना आ गया? 16। और जबकि आपकी किताब में 32 की जगह 8 मीटर क्यूब था। आप किताब खोल के जरूर देखें इसको, मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट जहां काम आएगा वहां यूज करेंगे इसको, ठीक है। आगे आगे क्या दे रखा है? आधार फर्श के निर्माण की लागत 2000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। मतलब फर्श बनाने में 2000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर बनाने में 2000 रुपए लगेंगे। तो आपको थोड़ी पता है आपका फर्श कितना बड़ा बनेगा। तो सबसे पहले आपको फर्श का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर किसका क्षेत्र मात्रक होता है? क्षेत्रफल का। तो पहले लिखूंगा मैं फर्श का क्षेत्रफल। फर्श कैसा होता है? आयताकार। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। 16 x इंटू वाई, देखो 16 के बराबर आ रखा, रख दो, 16 आ गया। तो फर्श का क्षेत्रफल आ गया 16 मीटर स्क्वायर। परंतु दिया है फर्श पर जो खर्च हो रहा है वो हो रहा है आपका 2000 रुपए पर मीटर स्क्वायर। 2000 रुपए पर मीटर स्क्वायर। लेकिन मेरा फर्श का क्षेत्रफल कितना है? 16 मीटर स्क्वायर। एक मिनट पानी पी लेता हूं मैं। तो देखो, फर्श पर खर्च कितना रुपए दे रखा? आपको 2000 रुपए मीटर स्क्वायर दे रखा है, 2000 रुपए मीटर स्क्वायर। और आपका कितना मीटर स्क्वायर है? 16 पर मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कीमत है 2000 रुपए। तो आपका क्षेत्रफल है 16। तो फर्श पर कुल खर्च किस पर? फर्श पर। तो 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू 2000 रुपए है, तो 2000 रुपए गुणा किससे कर दो? 16 से। 16 दूनी 32, 32,000 रुपए। ये आ गया आपका फर्श का खर्चा। अब बात करते हैं दीवारों की। तो दीवारों पर देखो, दीवारों के निर्माण की लागत है 15,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। भाई दीवारों पर खर्चा 15,000 रुपए है, तो पहले दीवारों का क्षेत्रफल निकालो। 1 मीटर स्क्वायर की कीमत है 15,000 रुपए, तो दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। दीवारों का क्षेत्रफल, मैंने अपने स्टूडेंट को कहा था पढ़ के चल जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है करके। तो दीवारों का जिसने पढ़ा होगा देखो भाई वो तो करके आ गया होगा, बाकी भगवान जाने।
दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? 2 ही है, तो 2 दूनी 4 और अंदर x प्लस वाई मीटर स्क्वायर। तो मान लीजिए आपका एरिया आ गया किसका? दीवारों का। तो दीवारों पर जो खर्च था, दीवारों पर खर्च कितना? 1500 रुपए मीटर स्क्वायर। तो 1500 1 मीटर स्क्वायर का है, तो इंटू कर दो उसको इतने के साथ, 15 चौक 60, 6000 x प्लस वाई रुपए। ये आ गया आपका किस पर? खर्च, दीवारों पर। लेकिन क्या निकालने के लिए बोल रहा है वो? अच्छा, जलाशय की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए? पहले तो हमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, और अगला जलाशय निर्माण की न्यूनतम लागत क्या होनी चाहिए? न्यूनतम लागत। तो लागत पहले देख लेता हूँ। जलाशय का मतलब पूरे टैंकी की, अब दीवार और बेस की बात नहीं चलेगी, अब पूरे टैंकी की बात चलेगी। तो टैंकी पर कुल या जलाशय पर कुल खर्च, तो जलाशय पर जो भैया कुल खर्च होगा, ऊपर कितना हो रहा था? नीचे वाले हिस्से को बनाने में 32,000 रुपए, नीचे वाले को बनाने में खर्चा एक्सपेंडिचर ई मान लेता हूँ, नीचे वाले को बनाने में 32,000 रुपए, दीवारों को बनाने में 6,000 और x प्लस वाई जो भी होगा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई बराबर 32,000 प्लस एक काम करते हैं, x और y दोनों को एक ही में, या तो x या y में बदल देते हैं। तो x इंटू वाई बराबर क्या? 16। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 अपॉन x। तो 6000 और x प्लस 16 अपॉन x। ये तो आगे मेरा खर्च, इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब न्यूनतम लागत बोल रहा है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी ई अपॉन डी एक्स बराबर 32,000 का 0, 6,000 अपनी जगह पर, x का डिफरेंशिएशन 1, और 16 अपॉन एक्स का क्या होगा? माइनस का 16 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, उच्चतम और निम्नतम के लिए फॉर मैक्सिमम मिनिमा, जो आपने डिफरेंशिएट करा उसको किसके बराबर रखते हैं हम? 0 के बराबर। तो 6000 1 माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 0। 6000 इधर जाके क्या होगा? 0। तो 1 माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से 1 माइनस 16 उधर जाके एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। तो एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 4। एक्स की वैल्यू अगर 4 है, तो वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 4। इसका मतलब पहला क्वेश्चन हमारा आ गया है, पहले क्वेश्चन का आंसर पहला, कि लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई भी कितनी बनानी हमने? 4 मीटर की बनानी है। ये तो 10th क्लास के क्वेश्चन है भाई। हाँ, लागत वाला जो दूसरा वो चलो इस बार मान सकते हैं। न्यूनतम लागत बोला, तो इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें न्यूनतम बोला है, तो हमें पता थोड़ी न्यूनतम आएगा अधिकतम। तो डी 2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16,000, 6,000 अपनी जगह पे रहेगा, 1 का कितना हो जाएगा? 0। चलो यहीं पे करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 6,000 का 6,000 यहाँ पर रहेगा, और 1 का 0, माइनस का 16 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा? माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस 32 बटे एक्स क्यूब, तो प्लस आ रहा है, तो डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर मेरा पॉजिटिव आ रहा है, अतः खर्चा क्या आएगा? न्यूनतम आएगा। लेकिन कितना आएगा वो तो रख के पता चलेगा। तो मेरा खर्चा वाली इक्वेशन कहाँ रही? ये रही। तो देखो मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ, ई बराबर 32,000 प्लस 6,000, एक्स कितना निकला? 4, एक्स 4, 4 से 16 कटोगे 4, 4 4 8, तो 32,000 प्लस 8 6 48, 48,000, 48,000 और 2,000 50, 50 और 30 80। यानी कि अगर मैं बोलूं तो दूसरा जो मेरा आंसर आया कुल खर्चा वो आया आपका 80,000 रुपये। लेकिन ये 80,000 रुपये जो कुल खर्चा वो मैक्सिमम या मिनिमम? मिनिमम, न्यूनतम खर्चा। तो भाई ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथ के हिसाब से लगता है कि हाँ भाई 5 नंबर का है, लेकिन बच्चे मुझे लगता है कि ये वाला भी छोड़ के आए होंगे। 100% बोल रहा हूँ, बहुत बच्चे छोड़ के आए होंगे, जबकि आपके मिसलेनियस में क्वेश्चन था, विविध में ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये था आपका पेपर। अब बताओ मेरे को, इस पेपर को मैंने आपके सामने देखो एक
लगभग मात्र 1 घंटे की वीडियो में पूरा पेपर करके सॉल्व बाकायदा लैपटॉप में आपको सॉल्व करके दिखाया है, तो क्या इसमें 100 में से 100 नहीं आ सकते बताओ? आराम से आ सकते थे। लेकिन बात वही है, अब पछतावा करके क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ध्यान रखें, इन फ्यूचर कभी भी आप लोग कभी भी पढ़ाई करें तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको रिवाइज़ प्रैक्टिस शुरू से करनी पड़ती है। अगर आप इस चीज़ को आखिरी में लेके जाओगे, तो भाई आपको कभी भी नंबर नहीं आएँगे और आपको मैथ्स हमेशा टफ लगेगी। मैथ्स से आसान सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ये आपका सॉल्यूशन मैंने पूरा का पूरा करके दिखा दिया है। आप अपने नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने आ सकते हैं आप लोगों के। ये आपका सॉल्यूशन था। तो मिलते हैं इसी तरीके से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और टाटा बाय बाय।